नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 का सॉल्व पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो इसके पहले 2009, 2011, 12, 2015, 17 और 18 में जीआईसी प्रवक्ता के पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग जो है हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 का जो है पेपर है, जिसमें जीएस पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका दिया गया है अधिनियम और सूची सेकेंड में है प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए जो है देखते हैं। यहाँ पहला है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहा जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल व्यवस्था शुरू किया गया था। ए का हो जाएगा पाँचवां। बी दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 कहते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया गया था। तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। याद रखिएगा, जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके यह केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद डी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में दो स्वतंत्र राष्ट्रों यानी कि भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की बात कही गई थी। तो इसका सुमेल जो है आप देख सकते हैं किसी से नहीं हुआ, ना तो केंद्रीय स्वायत्तता से है, ना ही जो है उपनिवेशों की स्थापना से है। तो आपका जो है क्रम जो सही होगा यहाँ 5, 3, 4। उसके बाद आप देख सकते हैं विकल्प में कोई भी यहाँ ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका गलत दिया गया था। और अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए है, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण आर है कि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कूट दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ जो आपका सही है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का। आप देख सकते हैं यहाँ कि कथन है कि पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है। जो है 1946 को जो है संविधान का निर्माण यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, और यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा आगे चलकर बनी। और उद्देश्य प्रस्ताव यह 7 दिन तक अर्थात 19 दिसंबर 1946 तक गंभीर वाद विवाद के बाद संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो है पारित कर दिया गया था। तो कथन भी सही है और कारण भी जो है यहाँ आपका सही है कि उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तीसरा प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। 4 विकल्प आपको दिया गया है, कौन सा सही है यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1916 में पारित न होकर के यह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बाकी सभी जो है यहाँ विकल्प सही हैं। पहला जो है साइमन कमीशन का काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया था, सही है। बी है संविधान के प्रारूपण पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। और डी दिया गया 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था।
तो सभी जो है यहाँ सही है। सी विकल्प आपका यहाँ पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो सी विकल्प सही नहीं है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित नहीं हुआ था, यह जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक दलीय शासन प्रावधान करता है, तो यहाँ जो है दिया गया है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दूसरा है दल में और अधिक अनुशासन के लिए, तीसरा है सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, चौथा है दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, सभी जो है यहाँ सही हैं। आप देख सकते हैं पूछा गया एक दलीय शासन प्रावधान करता है, तो एक दलीय प्रणाली में चूँकि एक ही राजनीतिक दल को महत्व प्राप्त होता है, इसलिए उसी दल की सरकार बनती है जो कि अस्थायी होती है, और एक दल द्वारा बनी सरकार शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होती है और दलीय व्यवस्था में अधिक अनुशासन होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही है, चौथा इसमें जो है सही नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी कि आपका विकल्प जो सही हो जाएगा सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका भारत पहला दिया गया एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, तीसरा एक लोकतांत्रिक समाज है, चौथा दिया गया है समाजवाद से बंधा हुआ है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा है में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया एक लोकतांत्रिक समाज है, तो तीसरा जो है सही नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है, समाजवाद से बंधा हुआ है, चौथा भी सही है। 1, 2, 4 यानी कि विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो कि पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। कारण आर है यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 6वें का। तो यहाँ जो सही है आपका ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे जो है मनरेगा कहते हैं, ये विधेयक आपका 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ किया गया। और यह योजना जो है शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों और दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल जो है 330 जिलों और 1 अप्रैल 2008 से, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 से यह देश के सभी जिलों में लागू की गई थी। और 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किया गया है। इसका पहला जो नाम था यानी जब इसे शुरू किया गया था 2006 में, तब इसका नाम जो था नरेगा, और इसे 2000 यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो राज्य है वह है केरल। केरल जो है अकेले 94% जो है काली मिर्च का उत्पादन करता है। और यदि विश्व में पूछा जाए काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वह है वियतनाम। वियतनाम जो है पहले स्थान पर है काली मिर्च के उत्पादन में। और मसाला का डाटा जो है याद रखिएगा आप लोग, मसाला के डाटा में जो है उत्पादन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। सबसे यानी कि अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो बन गया है वर्तमान में मसाला का वह है मध्य प्रदेश। पहले जो है केरल था, याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो गया है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। तो मसाला उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश का है। और जो है काली मिर्च के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। इलायची के उत्पादन में भी जो है केरल का पहला स्थान है, याद रखिएगा। इलायची का 60% उत्पादन अकेले जो है केरल राज्य में किया जाता है। और काली मिर्च के जो है मसालों का राजा का संज्ञा दिया गया है और मसालों की रानी का संज्ञा जो है इलायची को दिया गया है। तो ये भी जो है याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है पुस्तक, दूसरे तरफ उनके रचयिता यानी कि लेखक का नाम दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। तो पहला दिया गया है मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसके लेखक है सलमान रुश्दी, ये का हो जाएगा तीसरा। बी दिया गया द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसके लेखक हैं सी के प्रहलाद, बी का हो जाएगा चौथा। और सी दिया गया है
दी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक जो हैं चेतन भगत हैं, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी दिया गया घर और अदालत, इसके लेखक जो हैं लीला सेठ हैं, डी का हो जाएगा पहला। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं, तो निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है? तो आरोही क्रम में डी विकल्प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, फिर जो है महाराष्ट्र। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम में कौन एक सही अनुक्रम है? अवरोही क्रम जो है पूछा गया है, यानी कि आपका घटते हुए क्रम में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इलाहाबाद का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद, उसके बाद जो है मुरादाबाद का पड़ता है, उसके बाद मुरादाबाद का जनसंख्या है, मुरादाबाद के बाद जो है गाज़ियाबाद का तीसरा स्थान है, गाज़ियाबाद के बाद जो है आजमगढ़ का, आजमगढ़ के बाद जो है लखनऊ। तो आप देख सकते हैं इस विकल्प में जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इलाहाबाद के बाद जो है आपका दिया गया है यहाँ आजमगढ़, जबकि उसके बाद जो है दिया गया है जौनपुर, फिर जो है कानपुर नगर। तो यहाँ आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है जो दिया गया है। तो आपका सही जो क्रम है इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, आजमगढ़, फिर जो है लखनऊ। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन एक सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो क्रम जो है ये आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व जो है गाज़ियाबाद का है, सर्वाधिक जनघनत्व जो है कहाँ का है? गाज़ियाबाद का है। उसके बाद वाराणसी का है, गाज़ियाबाद के बाद जो है वाराणसी है, वाराणसी के बाद जो है लखनऊ का स्थान आता है जनघनत्व में, लखनऊ के बाद जो है संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही कहते हैं, संत रविदास नगर का नाम ही जो है भदोही भी कहा जाता है उसे। उसके बाद भदोही के बाद कानपुर नगर का स्थान आता है, तो यहाँ जो आपसे पूछा गया आरोही क्रम में, तो यहाँ भी जो है आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब देख सकते हैं दिया गया आपका गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, फिर संत रविदास नगर, फिर जो है भदोही, जबकि संत रविदास नगर और भदोही जो है एक ही है, तो दोनों का नाम जो है एक ही है, संत रविदास नगर को ही भदोही कहा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किसने? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय जो है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था 57वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लेकिन वर्तमान में जो है लेटेस्ट आपको याद रखना है 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये आयुष्मान खुराना, अब जो है लिख लीजिएगा, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को संयुक्त रूप से जो है 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। आयुष्मान खुराना को फिल्म बधाई हो के लिए और विक्की कौशल को फिल्म जो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए यह दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, जबकि यहाँ जो सी ऑप्शन में दिया गया चोल वंश का संस्थापक था जो है विजयालय, नाम याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय और चेर वंश का संस्थापक था यह उदयनजेराल। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक तरफ दिया गया पर्यटक आकर्षण, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला है कबीर की समाधि, यह मगहर जो है संत कबीर नगर में पड़ता है, ना कि बस्ती में, संत कबीर नगर जो है जिले में पड़ता है मगहर। तो ये का हो जाएगा चौथा। बी दिया गया सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह यह आपका फतेहपुर सीकरी में है, बी का हो जाएगा पहला। और सी है गोविंद देव मंदिर, ये आपका वृंदावन में पड़ता है, सी का दूसरा। और बौद्ध स्तूप आप सबको पता है कुशीनगर में है, डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ दिया गया वर्ष, दूसरी तरफ युद्ध दिया गया है, तो बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था।
पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, ए का चौथा हो जाएगा। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, याद रखिएगा। तीसरा हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। उसके बाद जो है बी दिया गया है 1576। यह 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद सी है 1817 से 19 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, तो ये सी का हो जाएगा दूसरा। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख सकते हैं आप, विकल्प बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। पहला है राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, दूसरा है क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, तीसरा है राज्य का दर्जा होने के कारण, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 आपका सही है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली को जो है अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और राज्य का दर्जा होने के कारण इसे जो है अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। तो 1 2 3 यानी कि आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है, वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण आर है, तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो और अगला जो क्वेश्चन है अब आपका 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। पहला, बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, दूसरा है उन्नत आर्थिक वृद्धि, तीसरा है गैर बराबर विकास, चौथा है सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी चारों सही है। 1990 में आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसके माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था। इसके फलस्वरूप ही भारत में जो है विदेशी सीधा निवेश यानी कि यानी एफडीआई जिसे कहते हैं, जिससे जो है देश आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ और इस समृद्धता से गैर बराबरी विकास में भी बदलाव आया और इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है, बढ़ता हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास और सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, स्फीतकारी दबाव। पहला है सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, दूसरा है लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, तीसरा है मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, चौथा है राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा डी विकल्प सही है, सभी चारों यहाँ सही हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण जो है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिक के कारण मूल्य स्तर पर लगातार तेज संचयी तथा अस्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इस अवस्था में वस्तुओं का यानी कि मांग अधिक के कारण मूल्य तेजी से बढ़ता है और मुद्रा क्रय शक्ति में कमी के कारण मूल्य गिरता है। इसका प्रभाव सरकारी हलकों में चिंता पैदा करता है तथा जनता में जो है सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता है, जिससे मीडिया गर्म समाचार जनता के लिए उपलब्ध कराता है, साथ ही जो है प्रतिपक्ष को एक राजनीतिक मुद्दा भी मिल जाता है। तो यहाँ सभी विकल्प सही हो जाएगा चारों। अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है नृत्य, दूसरी तरफ माने हुए कलाकार, और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है कथकली। कथकली जो है किस राज्य से संबंध है इसका? तो केरल से। सबसे पहले ये याद रखिएगा, कथकली का संबंध केरल से है और इसका संबंध हो जाएगा आपका कृष्णन नायर, यानी कि ये का 5वां। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, और इसका संबंध हो जाएगा आपका राजा एवं राधा रेड्डी से। तो बी का हो जाएगा चौथा। सी है भरतनाट्यम, तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु से, और इसका संबंध हो जाएगा आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि सी का पहला। और डी है कथक। कथक यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। इसका संबंध हो जाएगा आपका उमा शर्मा से। डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 5 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा। 5 4 1 2 देख सकते हैं आप, सी विकल्प सही है यहाँ।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ नारा दिया गया है, दूसरी तरफ उनके निर्माता। तो पहला दिया गया दिल्ली चलो, आप सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कहा गया था। एक हो जाएगा। तीसरा आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कहा गया था। बी का हो जाएगा चौथा। और सी है करो या मरो, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में इन्होंने कहा था। सी का हो जाएगा पहला। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डी का हो जाएगा दूसरा, इन्होंने जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अतिवादी नहीं थे बल्कि ये उदारवादी थे, जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, ये जो है अतिवादी नेता थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा इस तरह के प्रश्न जो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य इसी में शामिल होते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। चौथा सही नहीं है, यहाँ राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अर्ध संघात्मक। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक अर्धसंघात्मक है, जैसा कि केसी व्हीयर ने कहा था। केसी व्हीयर एक पूछा भी जाता है कथन, केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो याद रखिएगा भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसके द्वारा कहा गया था? तो केसी व्हीयर के द्वारा कहा गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी दिया गया है 1, 3, 7, फिर जो है 31, फिर जो है आपका डैश है, में छूटे हुए अंक आपको बताना है, सीरीज आपको बनाना है यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले 1 दिया गया है, फिर 3। तो 1 में 2 से आप गुणा करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, आपका संख्या आएगा 15। 7 दूना 14, 1 15। फिर 15 में 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे, 15 दूना 30, 1 31 है। फिर 31 में आप 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 31 दूना हो जाएगा 62 और 1 जोड़ेंगे 63, यानी कि संख्या जो आपका होगा यहाँ 15 होगा और यहाँ हो जाएगा 63। तो आंसर जो आपका सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 और 63। आपको संख्या में 2 से गुणा करना है, 1 जोड़ देना है, सीरीज आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं, यदि दोनों विषयों में 70% पास हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, आपको संख्या जो है पूछा गया होगा। तो यहाँ जो है गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में परीक्षार्थी कुल कितने शामिल हुए? 130। तो यदि दोनों विषयों में 70% परीक्षार्थी जो है पास हुए तो दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी कितना हो जाएंगे? तो 100 में से आप 70 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 30%। अब अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या टोटल में से आप 30% निकाल लीजिए। 130 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 0, 2 कट गया, 13 हो जाएगा 39। संख्या आपका अनुत्तीर्ण कितना पता चला? 39। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है अब आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है हार्मोन, हार्मोन जो है मूड, ये आपका सही है। बी दिया गया एंजाइम उपापचय, ये भी सही है। सी है एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ये आपका सही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का पाचन में जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है। ये शरीर में पाचन व अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न मुक्त मूलक, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, के प्रभाव को नष्ट करने में सहायक होते हैं।
तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं और बाकी ऊर्जा जो है ये वसा सही है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है। तो ये तो आप सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा यानी कि गॉइटर। मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी से घेंघा यानी कि गॉइटर रोग होता है और जिसे गले के पास जो है वह थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, उसे जो है घेंघा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस आयात जो है महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वह सस्ता हो जाता है। मुद्रा अवमूल्यन या किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना यानी कि डॉलर के मूल्य से आंका जाता है, याद रखिएगा हमेशा। और मुद्रा अवमूल्यन जो है यह कहलाता है और इससे आयात महंगे और निर्यात वह सस्ता हो जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है। तो इडुक्की जो है ये केरल का एक जिला है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलायची का उत्पादन बड़े पैमाने पर इडुक्की में होता है और इडुक्की केरल का एक जिला है। यहाँ पश्चिम घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण जो है इलायची का प्रमुख उत्पादन होता है यहाँ। और आपको पहले भी जो बताया गया है कि इलायची यानी कि केरल राज्य जो है वह इलायची का 60% अकेले जो है उत्पादन करता है। तो सी ऑप्शन सही है, इडुक्की पूछा गया है, केरल में स्थित है और केरल का यह एक जिला है। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछे गए जो है जीएस के कुल 30 प्रश्न। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। यदि आपको जो है लिंक नहीं मिला है तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाके जो है एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो आपको बता दें कि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, क्यूजेज होगा, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी कोर्स का जो है वीडियो आप देख सकते हैं और आप अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय और किसी भी जगह आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और क्लास के बाद जो है आपको क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं और कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि आपको प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ लेखपाल है, यूपी जेल वार्डर, टीजीटी पीजीटी है और मेनी मोर यूपी स्टेट एग्जाम कोर्सेज टू बी एडेड सून। और आपको बता दें कि आरओ का जो फाउंडेशन कोर्स है ये 21 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। और आपका यूपी SSSC लोअर का फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और यूपीपीएससी फाउंडेशन ये इंग्लिश मीडियम के लिए जो है बैच स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है यूपीपीएससी और यूपी SSSC के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको तैयारी करवाया जाएगा। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपये देना होगा। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का जो है वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 1 मंथ का 1400 रुपये पड़ रहा है। यदि रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपये देना होगा। 3 मंथ का 3500 रुपये फीस है। रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 रुपये पड़ेगा। 6 मंथ का 5600 रुपये है। आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 5040 देना है। 1 साल का यानी कि 12 मंथ का 7000 रुपये है। रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 6300 रुपये ही देना है। 24 मंथ यानी कि 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है
8400 रुपये फ़ीस है, यानी कि रेफरल कोड यूज करने के बाद ये आपको 7560 रुपये में जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये कोड जो है आप ज़रूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।